नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी रीडर्स पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रेस्टोरेशन एज के एक नोवेलिस्ट जोनाथन स्विफ्ट, जिनकी नॉवेल गुलिवर्स ट्रैवल है, उसके बारे में। दोस्तों, रॉबिन्सन क्रूसो और गुलिवर्स ट्रैवल को फर्स्ट नॉवेल कंसिडर्ड किया जाता है। दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। जोनाथन स्विफ्ट का जन्म 30 नवंबर 1667 को डबलिन, आयरलैंड में हुआ था। यह एक एंग्लो आयरिश सेटारिस्ट, एसेइस्ट, पॉलिटिकल पैम्पलेटर्स, पोएट एंड क्लर्क थे, जो सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल में डीन बनना चाहते थे। जोनाथन स्विफ्ट को उनके फेमस वर्क के लिए याद किया जाता है। उनका बहुत ही फेमस वर्क था ए टेल ऑफ टब, जो 1704 में आई थी, ग्लिवर्स ट्रैवल, जो 1726 में आई थी, और ए मोडेस्ट प्रपोजल, जो 1729 में आई थी। तो दोस्तों, ये हो गई इनकी बैकग्राउंड, और अब हम लोग चलते हैं अपने नॉवेल पे। हाँ जी दोस्तों, गुलिवर्स ट्रैवल का पब्लिकेशन 1726 में हुआ था। यह एक सेटायर है। इसका पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट पर्सन ऑमनिशिएंट है। दोस्तों, इसे फर्स्ट नॉवेल भी कंसिडर्ड किया जाता है। इस नॉवेल में एक लैमुएल गुलिवर नाम के बंदा को दिखाया गया है, जो अपने शिप से 4 जगहों की जर्नी पे जाता है। दोस्तों, गुलिवर्स ट्रैवल एक मैरिड पर्सन व्यक्ति रहता है, जो एक सर्जन भी होता है, लेकिन वो सर्जन बनना नहीं चाहता है। इसी में उसकी नौकरी लग जाती है एक शिप पे, और वह शिप पे नौकरी करने जाता है। तो दोस्तों, शिप पे नौकरी में उसकी पहली यात्रा जो रहती है, पहली जर्नी जो रहती है, उस जर्नी में उसकी बीच समुंदर में जाके डूब जाती है, और वह तैर के जब भी वह एक आइसलैंड पे पहुंचता है, लेकिन वो आइसलैंड पे जाने के बाद बेहोश हो जाता है। उस आइसलैंड का नाम होता है लिलीपुट। लिलीपुट पे जाने के बाद यह बेहोश हो जाता है। जब लिलीपुट वासी इसे देखते हैं तो बहुत ही दंग हो जाते हैं, क्योंकि इसका हाइट बहुत बड़ा होता है और लिलीपुट वासी का हाइट बहुत ही छोटा रहता है। मात्र वो 6-6 फीट के होते हैं, और इसका हाइट इतना बड़ा होता है कि लिलीपुट वासी इसे देखकर बिल्कुल डर जाते हैं। जब लिलीपुट में सब कुछ लोग इसे नदी के किनारे पाते हैं, तो यह देखकर डर जाते हैं, और वह जल्दी से जाकर अपने लिलीपुट के राजा को बताते हैं कि एक बहुत ही बड़ा आकार का जानवर हमारे गांव में घुस आया है। तभी वहाँ के राजा उस नदी के किनारे आते हैं और इस लैमुएल गुलिवर को बांधवा देते हैं। वह बेहोश होता है। उसी परिस्थिति में इसे चारों तरफ से रस्सी से इसके शरीर को बांध दिया जाता है। इतने में जब भी उसे होश आती है, और वो होश आता है और वह जगता है, तो अपने आप को रस्सी में बंधा हुआ पाता है। रस्सी में बंधने के बाद वह देखता है कि सभी लोग मुझे चारों तरफ से देख रहे हैं और मैं इस रस्सी में बंधा हुआ हूँ। इसी बीच उसे प्यास लगती है और पानी के लिए वह बोलता है, तो लिलीपुट वासी उसे पानी पिलाते हैं, और उसके बाद उसके अच्छे विचार को देखकर लिलीपुट के राजा यह आदेश करता है कि उसे उस रस्सी से आज़ाद कर दिया जाए। जब वो उस रस्सी से खुलता है, उसके बाद वह किसी को कोई नुकसान नहीं करता है, और वह वहाँ के लोगों में घुल मिल जाता है। इतने में वो वहाँ के राजा से उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है, और उसकी उतनी बड़ी हाइट देखकर उस राजा उसका इस्तेमाल अपने कामों में करना चाहता है। और वह राजा एक दिन राजा उसे बताता है कि बगल के राज्य से मेरी दुश्मनी है, तुम मेरी मदद करो। तो उसके मदद के लिए वह वहाँ की नाव को उस बगल के राजा के नाव को चुरा कर लाकर और यहाँ के लिलीपुट के राजा को दे देता है। इससे राजा और भी बहुत खुश हो जाता है और लालची हो जाता है। इसके बाद वह कहता है कि तुम मेरे साथ मिलकर बगल के राज्य पर चलो हमला करते हैं, लेकिन लैमुएल गुलिवर इस बात के लिए राजा को मना कर देता है। और दूसरी गलती लैमुएल गुलिवर का ये रहता है कि वह जब लिलीपुट के राजा के घर में आग लग जाती है, तब इसकी हाइट ही इतनी बड़ी होती है कि पानी वो अच्छी से न बुझने के कारण यह उसके घर पे ही मूत्र विसर्जन कर देता है। तो इस बात से राजा और गुस्सा हो जाता है। तभी उसे 2 बात से राजा को गुस्सा आ जाता है, और लैमुएल गुलिवर को फिर से उस पानी में फेंकवा देता है। जब भी पानी में फेंकवाता है, तो एक जहाज़ वाले को वह मिलता है, और वह जहाज़ वाले फिर से उसे इंग्लैंड वापस ले आते हैं, जिससे इसकी पहली जर्नी कंप्लीट हो जाती है। हाँ जी दोस्तों, तो अब इसकी दूसरी जर्नी स्टार्ट होती है। दूसरी जर्नी में जिस शिप से यह समुंदर के रास्ते जा रहा होता है, उस शिप पर कुछ समुद्री लुटेरे अटैक कर देते हैं, और फिर इसे यह शिप छोड़कर एक नया आइसलैंड पर यह भाग के जाता है, जिस आइसलैंड का नाम ब्रॉबडिंगिंग होता है। ब्रॉबडिंगिंग आइसलैंड पर जाने के बाद
एक नया बात ये होता है कि ये जिस आइलैंड पर जाता है उस आइलैंड के लोग बहुत बड़े, इससे बहुत बड़े हाइट के होते हैं। तब यह देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ यह एक किसान को मिलता है, जो किसान इसे अपने इंटरटेनमेंट के लिए अपने घर ले जाता है, क्योंकि यह हाइट में बहुत छोटा होता है। यह बात उस आइसलैंड यानी ब्रॉबडिंगिंग आइसलैंड की क्वीन को पता चलता है कि एक बहुत ही छोटे व्यक्ति एक यहाँ के किसान को मिला है। तो वह उस किसान से इस गुलिवर्स को खरीद लेती है और उसे अपने मस्ती के लिए अपने घर पे रखती है, एक बॉक्स में बंद करके। तभी उस बॉक्स को एक चील आता है और उठा के नदी के किनारे ले जाता है। नदी के किनारे ले जाने के बाद वहाँ पर यह बॉक्स वह बॉक्स एक नाविक को मिलता है, जिसके सहायता से वह बॉक्स से बाहर निकलता है और फिर वापस इंग्लैंड आ जाता है दोस्तों, जिससे इसकी दूसरी जर्नी भी कंप्लीट हो जाती है। अब दूसरा जर्नी इसके कंप्लीट होने के बाद यह अपनी तीसरी जर्नी पर निकलता है। तीसरी जर्नी पर जाने के समय इसके शिप पर काम कर रहे कुछ लोग ही इसे धोखा दे देते हैं, जिससे फिर इसे अपने शिप छोड़कर एक आइसलैंड पर भाग कर जाना पड़ता है, जिस आइसलैंड का नाम लापुटा है। दोस्तों, इस आइसलैंड पर जाने के बाद यह देखता है कि यह आइसलैंड एक उड़ता हुआ आइसलैंड रहता है। दिस आइसलैंड वॉज अ फ्लाइंग आइसलैंड। यहाँ पर जाने के बाद यह एक नया चीज़ देखता है कि यहाँ के रहने वाले सभी लोग मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड म्यूज़िक के दीवाने हैं। उनके अंदर मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और म्यूज़िक के प्रति बहुत ही क्रेजी है वो लोग, और उन लोगों को बिल्कुल प्रैक्टिकल का कोई नॉलेज नहीं था। दोस्तों, यह सब देखने के बाद वह वहाँ कुछ दिनों तक रुकता है और फिर जापान के रास्ते फिर इंग्लैंड भाग आता है, जिससे इसकी तीसरी जर्नी भी कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों तीसरी जर्नी ख़त्म होने के बाद इसकी चौथी जर्नी स्टार्ट होती है और यह चौथी जर्नी पे जाता है। जिस चौथी जर्नी पे जाता है उस आइसलैंड का नाम हाउम्स होता है। उसे घोड़ों का आइसलैंड भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ जाकर वह देखता है कि यहाँ मनुष्य से ज़्यादा यहाँ के घोड़ा तेज है, बहुत ही इंटेलिजेंस घोड़ों को देखता है, और वहाँ जाकर वो अपने आप को सर्व करता है। यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उस याहूज़ को यह देखता है और घोड़ा से बात करने की कोशिश करता है। घोड़ा को यह इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन को समझाता है और घोड़ा के व्यवहार को देखकर यह बहुत खुश होता है और अपने आप को यह बिल्कुल याहूज़ के तरह समझने लगता है। दोस्तों, उसके बाद जब यह चौथी जर्नी कंप्लीट कर इंग्लैंड वापस आता है तो यह अपने आप को पाता है ये बिल्कुल वही याहूज़ के तरह। यह अपने फैमिली से बिल्कुल अलग हो जाता है और याहूज़ के तरह अपने जीवन को बिताने लगता है और घोड़ा से बात करने की कोशिश करने लगता है। यह एक बहुत ही फेमस सेटायर है दोस्तों, और इसी के साथ आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।